नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले 28 नवंबर यानी रविवार को सर्वदलीय बैठक होगी। यह बैठक कल यानी रविवार को सुबह 11 बजे होगी। माना जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को ठीक प्रकार से चलाने के लिए विपक्षी दलों के साथ चर्चा हो सकती है। फिलहाल अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। लोकसभा सचिवालय के एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जानकारी दी गई है कि 17वीं लोकसभा का 7वां संसद सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके समाप्त होने की संभावना 23 दिसंबर तक है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के करीब आते ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी क्रम में आज बागपत में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और यूपी चुनाव के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। उन्होंने भरी सभा में कहा कि अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो और हम दंगल कराते हैं। बता दें कि बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने जनपद में पिछले दिनों 4 दिवसीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया था। आयोजन के वक्त कहा था कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार ने जिस तरह से प्रोत्साहित किया है, उससे देश में खेल का अच्छा माहौल बना है, जिससे हम देश को अच्छे खिलाड़ी दे पाएंगे। सत्यपाल सिंह के इस आयोजन को लेकर सपा सुप्रीमो ने सवाल खड़े किए थे। आज यूपी में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने एक साझा रैली को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव को लेकर बयान दिया। राजभर ने इस बार यूपी में गठबंधन के जीतने का दावा किया। दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार यूपी में बदलाव की बयार है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव से गठबंधन करने के बाद और लोगों के भी साथ आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अभी काफी लोग हमारे गठबंधन के साथ आएंगे। यूपी में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे रैलियों और वादों का दौर तेजी के साथ बढ़ रहा है। यूपी में आज प्रियंका ने महोबा में रैली की, तो वहीं हरदोई में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा की। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जौनपुर में योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। महोबा में मंच से प्रियंका ने कहा कि सपा सरकार में आपको लूटा गया, बसपा सरकार में भी कोई काम नहीं किया गया, जबकि बीजेपी सरकार में झूठे वादे किए गए। वहीं अखिलेश ने रैली में बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आज जिसका शिलान्यास होगा, कल उसको बेचने का प्रयास होगा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर विपक्ष को जमकर घेरा। सीएम योगी ने कहा कि 2022 के चुनाव में भारत विरोधी एक दल भी सक्रिय हो चुका है, जिसे लड़ने की जरूरत है। बता दें कि इस चुनावी दौर में बीजेपी, सपा, कांग्रेस हर दिन रैलियां कर ही रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो इसमें कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जैसे बसपा सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़ रही है। इन तीनों जगह पर जो रैलियां हुई, उसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। पटेल को सम्मान दे रहा था, दूसरी तरफ आपने वे स्वर भी सुनाई दिए होंगे जिन्होंने राष्ट्र नायक लोकपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से राष्ट्र गौरव जिन्ना की तुलना करके भारत को और भारत के प्रत्येक राष्ट्रभक्त को अपमानित करने का कार्य किया था। हम सबको भूलना नहीं चाहिए, ये राष्ट्र गौरव तत्व ये वही लोग हैं जो 2017 के पहले सत्ता रहने पर बंदों के माध्यम से प्रदेश के अंदर
आस्था पर प्रहार करने का कार्य करते थे। ये वही तत्व है जिन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला करके प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही तत्व है जिन्होंने 2017 के पहले प्रदेश के युवाओं की नौकरियों पर डकैती डालने का कार्य किया था। और ये वही तत्व है भाइयों बहनों जो 2017 के पहले एक तरफ दंगा करवाते थे, नौजवान पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर, व्यापारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहाँ आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं, बड़े बड़े वचन लेके जाते हैं। आपने अब खुद परख लिया है कि उन वचनों को किस तरह से वो निभाते हैं। आपने तो देखा है कि झूठे विज्ञापन भी देते हैं। अब कल ही आपने देखा होगा, मोदी जी गए, उद्घाटन किया उन्होंने, जेवर में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा। तो सब अपनी सोशल मीडिया पे जितने भी इनके नेता हैं सब फोटो लगाने लग गए। सबने देखा कि बहुत बढ़िया है जेवर का एयरपोर्ट, पता चला चीन की फोटो है। और नोएडा में शिलान्यास करने गए थे। चाइना के एयरपोर्ट की फोटो लगाते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रियों की फोटो लगाते हैं अपने विज्ञापनों में, आंध्र प्रदेश के बांध की फोटो लगाते हैं। तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है कि सच्चाई बोलनी चाहिए जब जनता के सामने आते हैं। अभी देखा होगा सड़क पर हवाई जहाज उतारे, अभी सड़क पर हवाई जहाज उतारे गए थे। ये काम तो समाजवादी लोग 5 साल पहले कर दिया था। ये नया काम नहीं है, समाजवादी 5 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। जितने काम समाजवादियों ने किए वो काम आगे नहीं बढ़ पाए। ये एम्बुलेंस जो मंगाते हैं आप लोग बीमारी और तकलीफ में, समाजवादियों की देन है। कोरोना के समय पर जब सब कुछ बंद था, सब तकलीफ और परेशानी में थे, अगर कोई गरीबों की मदद कर रही थी तो ये एम्बुलेंस आकर के मदद कर रही थी। ये एम्बुलेंस किसी ने बनाई है, लगाई है, आपकी मदद के लिए तो समाजवादियों ने लगाई। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अभी तो फ्री एम्बुलेंस है गरीबों के लिए। समाजवादी सरकार बनेगी तो गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए भी गरीबों को कहीं भागना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा इलाज उनका मुफ्त होगा। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। धौलपुर में पुलिस ने ऊंट तस्करों को NH3 से गिरफ्तार किया है। 1 दर्जन ऊंटों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। आपको बता दें कि पशु तस्कर ट्रक में ऊंटों को भरकर भीलवाड़ा से बिहार तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 1 दर्जन ऊंटों की जान बचा ली। वहीं पुलिस ने ट्रक से कूदकर भाग रहे 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है।
महामारी के कारण सख्त यात्रा प्रतिबंध लागू है, जिसकी वजह से कई मंत्रियों को जेनेवा पहुंचने से रोके जाने का अंदेशा था। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं करने का फैसला लिया गया है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आ रही खबरों के बीच अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी। हालांकि भारत में अब तक नए कोरोना वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया है। कोरोना का नया वेरिएंट B.1.52924 और WHO ने इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। 24 नवंबर को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में यह वेरिएंट मिला। WHO के मुताबिक वेरिएंट कई म्यूटेशन वाला है। इस वेरिएंट से संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। दक्षिण अफ्रीका के कई प्रांतों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं। मौजूदा कोरोना की जांच के तरीके से इस वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दुनिया भर में हड़कंप की स्थिति बन गई है। इसी को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में हालातों की समीक्षा पर एक बैठक हुई। इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण अफ्रीका में आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और इससे प्रभावित देशों के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी के मुताबिक पीएम ने अधिकारियों से नए उभरते हालातों के मद्देनजर अधिकारियों से कोविड के कारण लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना पर समीक्षा करने को कहा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आने पर उनकी मॉनिटरिंग और गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग का उल्लेख करते हुए खासकर उन जोखिम वाले देशों को पहचान करने के लिए कहा जहां से नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना का कहर दुनिया भर में जारी है, तो वहीं अब नए स्ट्रेन के मिलने से विश्व स्तर पर हड़कंप मच गया है। दक्षिण अफ्रीका में सामने आए नए स्ट्रेन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मुंबई प्रशासन ने इस पर सख्ती बरतते हुए दक्षिण अफ्रीका से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन और जीनोम सीक्वेंसिंग कराने का फैसला किया है। खुद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने इसकी जानकारी दी कि अगर कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई प्रशासन की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब कई देशों ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से आ रही फ्लाइट्स पर बैन लगाने का ऐलान किया है। नए खेती कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अभी तक अपना आंदोलन वापस नहीं लिया और अभी भी एमएसपी समेत कई मांगों पर अड़े हैं। लेकिन इस बीच किसान 29 को संसद कूच करेंगे या फिर घर वापसी, इसका फैसला सिंघू बॉर्डर पर होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया गया। किसान बैठक खत्म हो गई और घंटों चली महापंचायत में ट्रैक्टर रैली नहीं निकालने पर सहमति बनी है। बताया जा रहा है कि इसका आधिकारिक ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। बता दें कि पिछले दिनों यानी 26 नवंबर को किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान 29 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था, जिसे देखते हुए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया। हालांकि अब किसानों को सरकार की ओर से दोबारा से बातचीत के लिए बुलाए जाने का इंतजार है, जिससे आंदोलन की दिशा और दशा तय की जा सके। फिलहाल अब अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी। कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इसे निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने फसल विविधता, शून्य बजट के साथ खेती एमएसपी प्रणाली को और ज्यादा पारदर्शी और इससे जुड़े अलग अलग मुद्दों पर रायशुमारी करने के लिए एक समिति गठित करेंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान संगठनों ने पराली जलाने को अपराध से मुक्त करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने मान लिया। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें दुख है कि किसान संगठनों को कृषि कानून के फायदे के बारे में समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि संसद के सत्र के शुरू होने के दिन तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द करने के लिए रखे जाएंगे। इस दौरान किसानों के आंदोलन को खत्म करने को लेकर उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल पारित हो जाने के बाद मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रह जाता। किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों और किसान संगठनों से अपील है कि बड़े मन का परिचय देते हुए आंदोलन को खत्म करें और अपने अपने घर लौटना शुरू करें।
बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट में खराब इंजन की चेतावनी आने के बाद उसे नागपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया। यह विमान पटना जा रहा था और इसमें 139 लोग सवार थे। विमान के कैप्टन को एहतियात के तौर पर इंजन को बंद करना पड़ा। इसके बाद कैप्टन ने सूझबूझ के साथ विमान को सुरक्षित नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। गो फर्स्ट के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार दिया गया है और जलपान करवाया गया है। यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है। गो फर्स्ट ने एक बयान जारी कर बताया कि बेंगलुरु से पटना जाने वाली गो फर्स्ट फ्लाइट G8873 को कॉकपिट में इंजन खराब होने की चेतावनी मिली। इसके बाद विमान को नागपुर की ओर मोड़ दिया गया। वहीं चेतावनी की वजह से कैप्टन को एहतियात के तौर पर इंजन को बंद करना पड़ा। इसके बाद कैप्टन ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया और नागपुर एयरपोर्ट पर विमान को सुरक्षित लैंड कराया। बयान में कहा गया कि विमान ने नागपुर एयरपोर्ट पर सुबह 11:15 पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें जलपान भी करवाया गया। रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंकों के कॉरपोरेट स्वामित्व पर अपने कार्यकारी समूह की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार करते हुए परिचालन के पहले 5 वर्षों में प्रवर्तकों की बिना किसी सीमा के शेयरधारिता और 15 साल बाद उसे मौजूदा 15% से बढ़ाकर 26% भी मंजूरी दे दी। इस करने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने नई पूंजी जरूरतों के संबंध में कदम से कोटक महिंद्रा बैंक और जैसे कई बैंकों को फायदा होगा जो कई सालों से नियामक से अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए और समय मांग रहे थे। केंद्रीय बैंक ने आंतरिक कार्य समूह की 33 सिफारिशों में से 21 को स्वीकार करते हुए कहा कि बाकी सुझावों पर विचार किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने 12 जून 2020 को कार्य समूह का गठन किया और इस समिति ने 20 नवंबर 2020 को रिपोर्ट पेश की। इसमें हितधारकों और जनता के सदस्यों की टिप्पणियां 15 जनवरी 2021 तक मांगी गई थी। वहीं मेक्सिको में भीषण सड़क हादसा हो गया जिसके बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति हो गई। खबर है कि इस हादसे में 19 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि ये लोग एक धार्मिक स्थल की तरफ जा रहे थे, तभी एक घर से टक्कर होने के बाद बस हादसे का शिकार हो गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। उधर सेंट्रल मैक्सिको के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी पीड़ित पश्चिमी राज्य मिचोआकन के रहने वाले थे। ये लोग कैथोलिक चर्च जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। फिलहाल इस हादसे में मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 32 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बातचीत के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं की मेजबानी की। उन्होंने नारगोनो कराबाख के अलगाववादी क्षेत्रों में लड़ाई खत्म करने वाले मॉस्को के मध्यस्थता वाले शांति समझौते की पहली वर्षगांठ के मौके पर नेताओं से मुलाकात की। दक्षिणी शहर सोची में पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने अलियेव और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशन्यान से एक साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो पशन्यान के साथ एक अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक की शुरुआत करते हुए पुतिन ने कहा कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ किया गया, लेकिन सभी मुद्दों का समाधान अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा पर बार बार होने वाली झड़पों की ओर इशारा किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई लोग हताहत हुए हैं। पुतिन ने कहा कि 1 साल के संघर्ष विराम का लक्ष्य क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना है ताकि लोग वहां सुरक्षित महसूस कर सकें और सामान्य आर्थिक गतिविधियों को करने में सक्षम हो सकें, अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख पर दशकों पुराना विवाद है। अजरबैजान की सेना ने 2020 में 44 दिन की भयंकर लड़ाई में आर्मेनियाई सेना को हराया था। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।